नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली सरकार के कई अफसरों के घरों पर छापे पड़े हैं। इन छापों के बाद दिल्ली में आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी लग गई। आज सुबह मनीष सिसोदिया ने 8:32 पर ट्वीट किया कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो भी अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है, इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया है। सीबीआई का यह छापा दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को लेकर पड़ा है, जिसे वापस ले लिया गया है। मनीष सिसोदिया के तहत ही एक्साइज विभाग आता है, इसलिए उनके यहां यह छापा पड़ा है। छापे से पहले इस छपी हुई खबर के जश्न में आम आदमी पार्टी डूबी हुई थी कि उसके शिक्षा सुधार को लेकर अमेरिका के एक बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहले पन्ने पर जगह दी है। इसलिए आज आम आदमी पार्टी के हर नेता के बयान और ट्वीट में न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर का हवाला था कि आम आदमी पार्टी बच्चों का भविष्य बनाने में लगी है, उसकी तारीफ दुनिया में हो रही है। और इधर ऐसा काम करने वाले शिक्षा मंत्री के घर पर सीबीआई छापे डाल रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया कि जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार एनवाईटी के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी है, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने सीबीआई भेजी। सीबीआई का स्वागत है, पूरा कॉपरेट करेंगे। पहले भी कई जांच रेड हुई है, कुछ नहीं निकला, अब भी कुछ नहीं निकलेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी ट्वीट किया कि मनीष सिसोदिया आजाद भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं। आज अमेरिका के सबसे बड़े अखबार एनवाईटी ने फ्रंट पेज पर उनकी फोटो छापी है और आज ही मोदी जी ने उनके घर सीबीआई भेज दी। ऐसे भारत कैसे आगे बढ़ेगा? अमेरिका का वो न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार जो मोदी सरकार की असलियत को पूरी दुनिया के सामने रखता है, वही अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार कल मनीष सिसोदिया की फोटो के साथ दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा करता है। मनीष सिसोदिया के फोटो के साथ दिल्ली के शिक्षा क्रांति की चर्चा करता है, केजरीवाल के मॉडल की चर्चा करता है। इस बात पर पूरे देश को खुश होना चाहिए। पूरा देश इससे खुश है कि आज पूरे दुनिया में मनीष सिसोदिया की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में उनके शिक्षा क्रांति की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में केजरीवाल मॉडल की सराहना हो रही है। लेकिन शर्म आती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच इतने छोटे स्तर की सोच है कि दूसरे दिन ही वो मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई भेज देते हैं। उनको खुश होना चाहिए था कि मनीष सिसोदिया के शिक्षा मॉडल की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन वो बौखलाकर दूसरे दिन सीबीआई का छापा डलवा देते हैं। और मसला शराब नीति नहीं है, याद रखिएगा। मकसद शराब नीति की जांच कराना नहीं है, याद रखिएगा। किसी को गलतफहमी हो तो अपने दिमाग से दूर कर लीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट छपी है अंग्रेजी में और इस रिपोर्ट को लेकर राजनीति शुरू हो गई हिंदी में। क्या इस रिपोर्ट के जरिए सीबीआई छापे पर हमला करने की नीति का असर बीजेपी की रणनीति पर पड़ गया, जो सुबह से शराब की नीति और करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर केजरीवाल और सिसोदिया को घेर रही थी? दोपहर 1 बजे मनोज तिवारी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हैं कि पैसे लेकर यह रिपोर्ट छापी गई होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट करणदीप सिंह की है और तस्वीर सौम्या खंडेलवाल की। मनोज तिवारी के बाद बीजेपी के एक और सांसद प्रवेश वर्मा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और तस्वीर लेकर पहुंच गए कि न्यूयॉर्क टाइम्स और संयुक्त अरब अमीरात से छपने वाले अखबार खलीज टाइम्स में एक ही साथ एक ही खबर एक ही तस्वीर के साथ कैसे छप गई। इससे लगता है कि यह रिपोर्ट नहीं है, विज्ञापन है, पैसे देकर छपवाया गया होगा। पहले बीजेपी का बयान सुन लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा कि आज 2 अखबारों में, एक खालिज टाइम्स और एक न्यूयॉर्क टाइम्स, दोनों अखबारों में सेम ही खबर छपी है, वर्ड टू वर्ड उसमें सेम है। ये है न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर
जी। और ये है खालिश टाइम्स की खबर। अच्छा। इसमें वर्ड टू वर्ड जहां से स्टार्ट होता है प्रदीप पासवान, अच्छा, ये दोनों खबरें हैं। ये है। तो इसमें जहां से ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है वहीं से ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है। जो पिक्चर ये मनीष सिसोदिया की देखिए, जो पिक्चर इसमें है वही पिक्चर इसमें है। और ये वो व्यक्ति है मनीष सिसोदिया के साथ में दिनेश अरोड़ा, जो इनका सारा पैसा कलेक्शन करता था, पैसे का कलेक्शन करता था। ये जैसी सीबीआई को जांच स्टार्ट हुई है, ये अपना देश छोड़कर चला गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट पर उसकी संपादकीय नीति है कि वह विज्ञापन लेकर खबर नहीं छापता है। साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स का करार दुनिया के कई अखबारों से है जिनमें न्यूयॉर्क टाइम्स की खबरें छपती हैं। भारत के भी कई अखबार उसकी खबर छापते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में करणदीप सिंह और सौम्या खंडेलवाल की रिपोर्ट 16 अगस्त को छपी वेबसाइट एडिशन पर। फिर हार्ड कॉपी यानी मुख्य अखबार में 18 अगस्त को पहले पन्ने पर छपती है। खलीज टाइम्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स की वही खबर छापी है। खलीज टाइम्स ने लिखा भी है कि यह खबर न्यूयॉर्क टाइम्स की है। यही खबर अब इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापी है, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस का करार है। मनोज तिवारी ने यह देखा नहीं या बताना जरूरी नहीं समझा। सांसद मनोज तिवारी या सांसद प्रवेश वर्मा को शायद पता भी हो, लेकिन मनीष सिसोदिया पर हमला करने की धुन में वे कमजोर तर्क का चुनाव करते हैं। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी के आरोपों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन तमाम आरोपों की धज्जियां उड़ा दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरनेशनल एडिशन में खबर छपी थी दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जिसको अरविंद केजरीवाल ने एक उपलब्धि बताया, जबकि बीजेपी ने इस पर आरोप लगाया कि ये एक पेड न्यूज़ है, पैसे देकर छपवाई गई है। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि दो अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी और खलीज टाइम्स में भी एक ही जैसी रिपोर्ट छपी हुई है। इस पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपना पक्ष रखा है और उन्होंने ये कहा है कि हमारी दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो रिपोर्ट है वो निष्पक्ष है और ग्राउंड रिपोर्टिंग है। उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी भी तरह के पॉलिटिकल या फिर विज्ञापन के प्रभाव से पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और मुक्त हैं, और जो दूसरे न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो हमसे लाइसेंस लेकर जो हमारी जो रिपोर्ट है, जो कवरेज है, उसको पब्लिश करते हैं। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में जो आर्टिकल छपा, जो कवरेज छपी, उसको जो है हमारे जो दूसरे आउटलेट्स हैं वो हमसे लाइसेंस लेते हैं। तो खलीज टाइम्स में भी इस वजह से ये जो खबर है ये छपी हुई है। इस पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को चुनौती दे डाली कि अगर वो ये कह रहे हैं कि पैसे देकर छपवाई गई है, तो बीजेपी तो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास बहुत पैसा है। अगर पैसे देकर ही खबर छप सकती है तो वो भी छपवा कर देख लें। हिंदुस्तान की सबसे अमीर पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी है। ये खुद बताते हैं। आप तो मास्टर हो, पैसा देने में पैसा आपके पास है, आपने क्यों नहीं छपवा ली? ये लोग बार बार न्यूयॉर्क टाइम्स के यहां फोन कर रहे हैं, अलग अलग माध्यमों से फोन करा रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी खबर भी न्यूयॉर्क टाइम्स छाप दे, इनकी फोटो न्यूयॉर्क टाइम्स छाप दे, इनकी कोशिश चल रही है। पैसे का ऑफर दिया जा चुका है, $1 मिलियन देंगे, हमारी खबर छाप दो। मैं चैलेंज देना चाहता हूं अपने मित्रों को, आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं। हमारी तो छोटी सी पार्टी है, 8 साल पुरानी पार्टी है, हमारा न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर खबर छप गई। खबर से बड़ी बात यह है, और खबर में इतनी खुशी नहीं हुई मुझे जितनी खुशी इनके पेट के दर्द से हुई मुझे, कि इनके पेट में इतना दर्द हो गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आम आदमी पार्टी की खबर छप गई। इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है, नेशनल टीवी पे आके झूठ बोलते हैं। देखिए, ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, इसके ऊपर जिसने ये खबर लिखी है उसका नाम छपा हुआ है। ये मैंने हाईलाइट किया, करणदीप सिंह, न्यूयॉर्क टाइम्स, फ्रंट पेज न्यूज, हिंदुस्तान के लिए गर्व की खबर। खलीज टाइम्स नाम लिखा हुआ है, वही नाम, और नीचे लिखा हुआ है, मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया। खलीज टाइम्स में आर्टिकल के नीचे लिखा हुआ है कर्टसी न्यूयॉर्क टाइम्स। जैसे पीटीआई की खबर और एएनआई की खबर और यूटीआई की खबर, एजेंसी की खबर अलग अलग अखबारों में कर्टसी डाल के छापी जाती है, ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय अखबारों के बीच में इस तरीके का समन्वय होता है।
दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर सीबीआई ने छापे डाले हैं। सीबीआई ने 17 अगस्त के दिन एफआईआर दर्ज कराई है और उसमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 है। उनके अलावा 14 अन्य अधिकारी और कारोबारी भी हैं। आरोप लग रहा है कि इन नीतियों की वजह से 143 करोड़ के राजस्व का नुकसान पहुंचा है। इसे लेकर 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 21 जगहों पर छापे पड़े हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आज के दिन सरकारी छुट्टी होती है, लेकिन सीबीआई के अधिकारी देश भर में अलग अलग ठिकानों पर छापे मारते रहे। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर कई घंटे तक छापेमारी हुई। यहां तक कि मनीष की सरकारी कार की भी तलाशी हुई। मनीष सिसोदिया साधारण नेता नहीं, आम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं, जो पार्टी भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर बनी है और दिल्ली में शिक्षा क्रांति के नायक बताए जाते हैं। इन दोनों पर ही इस छापे से बड़ा हमला हुआ है। सीबीआई ने दिल्ली की नई आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में मनीष सिसोदिया के अलावा एक्साइज कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रहे अधिकारियों के घर भी छापे मारे हैं। मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 है। मीडिया में आबकारी नीति को लेकर जो छपा है उसके आधार पर ही हम बता रहे हैं कि नई शराब नीति का प्रस्ताव 2020 में आया, लेकिन यह प्रभावी हुआ नवंबर 2021 में। इसके तहत दिल्ली के सरकारी वेंडरों को हटाकर प्राइवेट वेंडरों को शराब बेचने की छूट दी गई। यही नहीं, उन्हें अपने हिसाब से दाम रखने की छूट दी गई, जिससे शराब को लेकर डिस्काउंट की होड़ मच गई। लाइसेंस धारियों को जब दुकान खोलने की अनुमति नहीं मिली, तब कहने लगे कि जनता, विपक्ष और एमसीडी की आपत्तियों के कारण वे दुकानें नहीं खोल पा रहे हैं। तब नीति बदली गई। एक्सप्रेस ने लिखा है कि जो पहले से जगह तय है वहां पर अतिरिक्त दुकानें खोली जा सकती हैं और इसके लिए अनुमति की जरूरत नहीं। इस तरह का बदलाव हुआ। इस तरह पिछले साल दिल्ली सरकार ने 849 दुकानों के लाइसेंस जारी कर दिए, लेकिन बाद में कई दुकानें घाटे के कारण बंद होने लगी। मई आते आते 849 से घटकर 649 हो गई और जून में 464। छापों को लेकर मीडिया रिपोर्ट में सीबीआई के हवाले से लिखा जा रहा है कि शराब बनाने वालों को ही शराब बेचने का काम दिया गया। इसके बदले आम आदमी पार्टी को कथित रूप से कमीशन मिला है। दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली की नई आबकारी पॉलिसी के बारे में जो रिपोर्ट दी, उसमें कथित भ्रष्टाचार की बात की गई है, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। एक्साइज पॉलिसी 2021 और 22 को लेकर सीबीआई ने जो केस दर्ज किया है, उस एफआईआर में मुख्य तौर पर 4 आरोप हैं। पहला आरोप यह है कि आबकारी पॉलिसी को बनवाने और लागू करवाने में जो बिचौलिए हैं और साथ में जो शराब कारोबारी हैं, उनकी मुख्य भूमिका रही है। यानी इस पॉलिसी को बनवाने में और लागू करवाने में उनका अहम रोल रहा है। दूसरा आरोप यह है कि मनीष सिसोदिया के करीबी, जो डिप्टी सीएम है दिल्ली के, उनके करीबी अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे ने शराब के लाइसेंस धारकों, यानी जिनको शराब के ठेकों के लाइसेंस मिले, उनसे मोटा कमीशन लिया है। ये दूसरा एलिगेशन है। और तीसरा एलिगेशन ये है कि शराब के कारोबार में जो कंपनी थी इंडो स्प्रिट ने मनीष सिसोदिया के करीबी दिनेश अरोड़ा से जुड़ी एक कंपनी को 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। ये तीसरा आरोप है। और चौथा आरोप यह है कि अर्जुन पांडे ने एक बार विजय नायर के कहने पर समीर महेंद्रू से 2 से 4 करोड़ रुपए लिए और ये सारे पैसे जो अफसर थे, आबकारी विभाग में तैनात अफसर थे और बाकी लोग थे, उनको ये पैसे बांटे गए। देखिए, अगर तो घोटाला हुआ है और अगर दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अगर सैकड़ों करोड़ का घोटाला कोई किया है और सीबीआई के पास में इसके जांच के सारे सबूत हैं, उनको लिकर पॉलिसी के बारे में क्या बोलना है कि जैसी सीबीआई ने जांच को शुरू किया, उन्होंने लिकर पॉलिसी को खत्म कर दिया। तो अगर आपकी लिकर पॉलिसी ठीक थी तो आपने उसको क्यों चेंज किया? सवाल ये उठता है, गुजरात के अंदर शराबबंदी है, सैकड़ों लोग जहरीली नकली शराब से मर रहे हैं। गुजरात के हर गांव के अंदर और हर शहर के अंदर फोन करो, शराब उपलब्ध है। इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा है। आपने कभी सुना कि सीबीआई और ईडी की जांच हो रही हो, छापे पड़े हो? नहीं होगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं।
गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई और अभी कुछ हजार करोड़ की अभी कुछ दिन पहले पकड़ी गई है। क्या किसी के घर सीबीआई की रेड पड़ी या ईडी की जांच हुई? 20,000 करोड़ की ड्रग्स थी? नहीं हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। देखिए, जिस प्रकार की आबकारी नीति बनाकर दिल्ली में लूट हुई है, उस लूट की बात दिल्ली की जनता कर रही थी, गली गली में महिलाएं कर रही थीं, बच्चे कर रहे थे, मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने, गुरुद्वारों के सामने, देवालयों के सामने बैठे हुए लोग, जहां शराब की दुकानें खुल रही थी, गली गली में शराब की दुकान खोल रही थी, सभी इसकी बात कर रहे थे और पुकार कर रहे थे कि ये बड़ी लूट है, एक बड़ी साजिश है, इस पे इसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अगर शराब नीति मसला होता, अगर शराब मुद्दा होता, तो सबसे पहली जांच गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता नकली शराब बनाते हैं, जहरीली शराब बनाते हैं, सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है वो जहरीली शराब बनाकर, तो जांच तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। इन छापों को लेकर आज दिल्ली आरोप प्रत्यारोप के बयानों और प्रेस कॉन्फ्रेंस से गूंजती रही। आलम यह था कि एक ही साथ बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की। इस तरह दोनों पक्षों के लोग चैनलों पर लगातार बने रहे और अपने अपने दावे करते रहे। इन बयानों की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी और घनत्व, डेंसिटी देखने से पता चल जाएगा कि इन छापों के पीछे की राजनीतिक तैयारी कितनी ठोस है। छापे की खबर आते ही बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश सहित दिल्ली से केजरीवाल सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद प्रवेश वर्मा, सांसद हर्षवर्धन, सांसद गौतम गंभीर और सांसद मनोज तिवारी, बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, भाजपा विधायक राम कदम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्विटर और अलग अलग इंटरव्यू के जरिए आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचारी जितना भी ईमानदारी का चोला पहन ले वो भ्रष्टाचारी ही रहता है और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार कई बार सामने आ चुका है। दिल्ली में शराब के ठेकों में खूब भ्रष्टाचार हुआ, अगर घोटाला नहीं हुआ तो इन्होंने शराब नीति को वापस क्यों लिया? इसलिए केजरीवाल राष्ट्र के नाम संदेश देना बंद कर दें। आम आदमी पार्टी हिमाचल में विस्तार करने की कोशिश कर रही है तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी बयान आया। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह, बीजेपी नेता नवल किशोर का बयान आया। बीजेपी ने छापे के साथ साथ मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की बात शुरू कर दी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता अजय सहरावत का बयान है कि क्या जेल में सत्येंद्र जैन मनीष सिसोदिया को पहचान पाएगा? मनीष सिसोदिया की भी याददाश्त जाने वाली है, ये उनके ही शब्द हैं। आंध्र बीजेपी के महासचिव वीवी रेड्डी केजरीवाल सरकार के दूसरे मंत्री गिरफ्तार हुए हैं ऐसा लिखते हैं। वे लिखते हैं कि फिर भी केजरीवाल जी खुद को मिस्टर क्लीन कहते हैं और विज्ञापन के जरिए मीडिया का मुंह बंद रखते हैं। दिल्ली के कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल का भी ट्वीट है कि मनीष सिसोदिया केजरीवाल गैंग के नंबर 2 हैं और छठे हुए 2 नंबरी भी। सीबीआई का छापा दिल्ली को शराब का अड्डा बना देने और उसमें किए गए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पड़ा है। हमले का स्केल बता रहा है कि बीजेपी मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई के छापे को किस तरह से देख रही है, दिखाना चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को ही कहा था कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसी साजिश चल रही है। उन्होंने यही बात स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से पहले कही और वे गिरफ्तार भी हो गए। आपने भी आज बीजेपी का जवाब देने के लिए अपने सारे नेताओं को मैदान में उतार दिया। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन भी हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की झड़ी लगा दी, ट्विटर और रिपोर्टरों से बातचीत हुई और इंटरव्यू दिए गए। आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा, विधायक सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट के जरिए बयान दिए। कहा कि पहले भी छापे पड़े हैं, कुछ नहीं निकलेगा और न निकला है। सीबीआई का स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं। श्रम मंत्री गोपाल राय ने भी ट्वीट किया कि सीबीआई की रेड
अच्छे कामों को रुकवाने के लिए की जा रही है। आप विधायक नरेश बलियान ने ट्वीट किया कि जितनी रेड होगी गुजरात में आपकी उतनी ही सीटें बढ़ेंगी। एक और विधायक दिनेश मोहनिया ने भी ट्वीट किया कि शिक्षा क्रांति के नायक मनीष सिसोदिया के घर भाजपा की सीबीआई ने रेड कर दी है। वह देश को अनपढ़ रखना चाहती है जिससे हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलती रहे। विधायक आतिशी का बयान आया कि बीजेपी आपकी लोकप्रियता से घबराकर छापे डलवा रही है। विधायक कुलदीप कुमार से लेकर राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने भी आपके पक्ष में बयान जारी किए, बीजेपी और सीबीआई पर हमला किया। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया कि केजरीवाल की पार्टी आगे बढ़ रही है, इसलिए सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को टारगेट किया जा रहा है। विपक्षी दलों में तृणमूल कांग्रेस के सौगता रॉय, समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव, अमित जमाई, सुनील सज्जन और राजद की तरफ से मनोज झा, डीएमके नेता एलन गोवन ने भी बयान जारी कर मनीष सिसोदिया के घर पड़े छापे को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस ने एक तरफ आप पर निशाना साधा तो दूसरी तरफ विपक्ष के खिलाफ जांच एजेंसियों के इस्तेमाल की बात भी उठाई। ये महत्वपूर्ण ये है कि आम आदमी पार्टी को भी यह तय करना होगा कि जब विपक्ष के दूसरे नेताओं पर जब छापे पड़ते हों तब आप भी बोलना सीखिए। आज तो हम बोल रहे हैं ना आपके लिए, लेकिन जब दूसरों पे होता है तो आप चुप्पी साध लेते हैं। तो इस तरह से एकांगी सोच से किसी को कुछ नहीं हासिल होगा। हम सबको एक संदेश देना है कि पॉलिटिकल बैटल पॉलिटिकली लड़िए, जो कि केंद्र में सत्तासीन सरकार नहीं लड़ना चाहती है। एक तरफ आम आदमी पार्टी इस छापे को लेकर लड़ाई को केजरीवाल बनाम मोदी के रूप में बनाए रख रही थी, तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता मोदी सरकार पर हमले कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार की एजेंसियों पर दोनों पर हमले कर रही थी। आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक क्यों नहीं पड़ी। अब यही नहीं, ये सिर्फ लिकर वाला मामला या स्कूलों में जो कमरे बनाए उसके धांधली का मामला, ये टीचरों में रिक्रूटमेंट का मामला, सिविल डिफेंस में रिक्रूटमेंट का मामला, कॉन्ट्रैक्ट्स का मामला, जिसमें भी आप देखेंगे, अगर आप इसमें गहराई में जाएंगे तो एक नहीं 10-10 सीबीआई की रेड पड़नी चाहिए। आज न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान मचा, तो दूसरी तरफ बिजनेस स्टैंडर्ड की पत्रकार श्रेया जय को लेकर ऊर्जा मंत्रालय ने अपने ट्वीट में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर दिया जिससे बचा जा सकता था। ऊर्जा मंत्रालय की भाषा से सवाल उठ सकता है कि क्या अब मंत्रालयों से पत्रकारों को अपने बौद्धिक स्तर का प्रमाण पत्र भी लेना होगा। यह सवाल इसलिए अहम है कि जब पत्रकार ही नहीं बचेंगे, उन पर इस तरह से हमले होंगे, तब फिर खबरों का भी रोल समाप्त हो जाएगा, फिर आप जनता का भी रोल समाप्त हो जाएगा। यह वो ट्वीट है जिसे आज ऊर्जा मंत्रालय ने बिजनेस स्टैंडर्ड की पत्रकार श्रेया जय को टैग करते हुए, यानी उनके हैंडल को जोड़ते हुए लिखा है। अंग्रेजी में है तो पहले अंग्रेजी में पढ़ता हूं। पावर मिनिस्ट्री ने लिखा है कि दिस रेफर्स टू द ट्वीट ऑफ one at Shreya Jai said to be a correspondent of Business Standard. The tweet displays an utter ignorance of the sector which she is reported to be covering, और टैग करते हैं ऑफिस ऑफ आरके सिंह एंड पीआईबी इंडिया। कमाल की बात है कि मंत्रालय ने इस भाषा में ट्वीट कर बिजली मंत्री आरके सिंह और पीआईबी को भी टैग कर दिया। ट्वीट के इस हिस्से का हिंदी में मतलब है कि मंत्रालय का यह ट्वीट श्रेया जय के बारे में है, जिन्हें बिजनेस स्टैंडर्ड का संवाददाता कहा जाता है। उनका यह ट्वीट इस सेक्टर के बारे में निपट अज्ञानता से भरा हुआ है जिसे वे कवर करती हैं। इसके आगे मंत्रालय लिखता है, पहले हिंदी में बता रहा हूं, कि कोई भी जिसके पास न्यूनतम बुद्धि है इसे समझ सकता है। दुर्भाग्य से यह संवाददाता नहीं समझती। अंग्रेजी में लिखा है कि एनीवन विथ मिनिमल इंटेलिजेंस विल अंडरस्टैंड दिस। Unfortunately, this correspondent does not। एक पत्रकार के बारे में ऊर्जा मंत्रालय ट्वीट करे कि उन्हें न्यूनतम बुद्धि नहीं है, मिनिमल इंटेलिजेंस नहीं है, इसका मतलब है कि मंत्रालय की तरफ से ट्वीट लिखने वाला मैक्सिमम एरोगेंस से भरा हुआ है, जिसे हिंदी में अधिकतम अहंकार कहते हैं। पत्रकार की रिपोर्ट या ट्वीट पर मंत्रालय खंडन कर सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन अगर सरकार की तरफ से इस भाषा का इस्तेमाल हो कि महिला पत्रकार की न्यूनतम बौद्धिक क्षमता नहीं है, तो इसका मतलब है कि भारत में जो भी 10-20 पत्रकार बचे हैं उन्हें भारत की खबरें छोड़ देनी चाहिए।
घाना, जावा, सुमात्रा, मालदीव की खबरें करनी चाहिए ताकि वे इस तरह से अपमानित होने से बच जाएं और खबर लिखने का अभ्यास भी ना छूटे। क्या मंत्रालय 15 अगस्त का प्रधानमंत्री का भाषण भी भूल गया कि नारी का सम्मान करना है? क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। ये सामर्थ्य मैं देख रहा हूं और इसलिए मैं इस बात का आग्रही हूं। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी का एक प्रिय नारा था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। लेकिन यह ट्वीट बता रहा है कि सरकार का न्यूनतम अधिकतम हो चुका है और अब पत्रकारों की न्यूनतम बुद्धि साबित करने में अधिकतम हस्तक्षेप किया जा रहा है। द वायर के लिए लिखने वाली पत्रकार रोहिणी सिंह ने इस ट्वीट पर जवाब लिखा है कि जिस किसी की भी न्यूनतम परिपक्वता होती है वह जानता है कि भारत सरकार की तरफ से कैसे प्रतिक्रिया दी जाती है ताकि केंद्र सरकार ढीठ स्कूली बच्चे की तरह ना लगे। दुर्भाग्य से लगता है कि कोई ट्रोल इस हैंडल को चला रहा है। नरेंद्र नाथ मिश्रा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि यह आधिकारिक हैंडल है, आप किसी रिपोर्टर को इस तरह ट्रोल नहीं कर सकते हैं। श्रेया बहुत अच्छी रिपोर्टर हैं जो काफी मेहनत और रिसर्च से रिपोर्ट करती हैं। अगर किसी रिपोर्ट से आपत्ति है तो फैक्ट से काउंटर करें, ट्रोल नहीं। एक और पत्रकार संदीप पाई लिखते हैं कि माय फ्रेंड श्रेया, थैंक यू फॉर योर जर्नलिज्म, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर इज ऑलवेज चैलेंजिंग। श्रेया जय ऊर्जा क्षेत्र कवर करती हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड में ही हमने सर्च किया तो उनके नाम से 60 रिपोर्ट के लिंक मिले हैं। अगर ऊर्जा विभाग अपने ट्वीट में इस पत्रकार की बौद्धिक क्षमता पर सवाल उठाता है तो एक तरह से वह बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार की संपादकीय क्षमता पर भी सवाल करता है, मजाक उड़ाता है, जिसने श्रेया की एक सेक्टर पर ही 60 रिपोर्ट छापी। अक्सर आलोचना के बाद ऐसे ट्वीट हटा लिए जाते हैं मगर देर शाम तक ट्वीट बना ही रहा। ऐसा लगता है कि पत्रकारिता की किसी को जरूरत नहीं रही। एक दिन जनता भी सड़क पर आएगी, कहेगी कि हमें झूठी खबरें ही दो, हम सच नहीं सुन सकते, हमें प्रोपेगेंडा दो, हम झूठे हो चुके हैं। उस दिन आप क्या करेंगे? वो दिन आने वाला है जब पत्रकारिता ही नहीं बचेगी तब खबर भी नहीं बचेगी। यह बात आज समझ लीजिए या 20 साल बाद आपकी मर्जी। आज के इंडियन एक्सप्रेस में एक और खबर है। एक्सप्रेस के संवाददाता हरिकिशन शर्मा की रिपोर्ट है कि नीति आयोग ने अपने अधिकारियों से कहा है कि अखबारों में लिखने से पहले आयोग के सीईओ से मंजूरी ले लें। यह निर्देश अधिकारियों के साथ साथ नीति आयोग के साथ काम करने वाले सलाहकारों के लिए भी है। आदेश पत्र में लिखा है कि इसका सख्ती से पालन होगा। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि निर्देश के अनुसार जितने भी लेख अखबारों में छापने के लिए लिखे जाएंगे उन्हें कम्युनिकेशन वर्टिकल भेजा जाएगा। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं। एक्सप्रेस ने नीति आयोग का भी पक्ष लिया है जिसमें कहा गया है कि आयोग समय समय पर प्रक्रियाओं के पालन के निर्देश जारी करता रहता है। दुर्भाग्य की बात है कि इंडियन एक्सप्रेस रूटीन के निर्देशों का गलत मतलब निकाल रहा है। नीति आयोग ने अपने अधिकारियों को प्रोत्साहित किया है, प्रोत्साहित करता है कि वे थिंक करें यानी सोचें और रचनात्मक रूप से व्यक्त करें। बस सरकार के आचरण संबंधी नियमों का ध्यान रखें। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर इंडियन एक्सप्रेस में नियमित रूप से लिखते रहे हैं। उसी एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर यह खबर छापी है। क्या उनका लेख भी कोई और मंजूर करता है? बस पूछ रहा हूं। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी लाचार है, इसकी कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। 2 दिन पहले भिंड से तस्वीर आई कि कैसे एम्बुलेंस नहीं मिली तो बीमार पिता को बेटा ठेले पर अस्पताल ले गया। प्रशासन ने ठेले का इंतजाम तो नहीं किया बल्कि जांच की और जांच के बाद खबर बनाने वालों पर एफआईआर कर दी है। आज लाल परेड ग्राउंड में अद्भुत दृश्य है। जहां तक देख रहे हैं जनता से तो कई बार हमने ये मैदान भरा है
लेकिन आज एम्बुलेंस से ये मैदान भरा हुआ है। संजीवनी 108 ये मात्र एम्बुलेंस के लोकार्पण का कार्यक्रम नहीं है, ये जनता की जिंदगी बीमार जो होती है, ऐसे बहनों और भाइयों की जिंदगी बचाने का महाअभियान है। मित्रों, हम जानते हैं अगर बीमारी हुई और समय पे इलाज मिल गया तो जान बचाई जा सकती है। सभी जिलों में हम ये गाड़ियां भेज रहे हैं। आज यहां से रवाना की जाएंगी और इसमें विशेष बात जो बताई आपको, पहले केवल सरकारी अस्पतालों के लिए उपलब्ध थी, लेकिन अब सरकारी अस्पतालों के साथ साथ आयुष्मान योजना के 2,82,00,000 परिवारों को ये प्राइवेट अस्पताल में भी ले जाने का काम करेगी। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के भिंड से आई थी। परिजनों का कहना था कि उन्होंने 108 एम्बुलेंस सेवा को फोन लगाया, कोई नहीं आया तो मजबूरन ठेले में मरीज को अस्पताल ले गए। अप्रैल में मध्य प्रदेश को खूब सारी एम्बुलेंस मिली, भव्य आयोजन हुआ। आपने मुख्यमंत्री जी को सुना होगा कि निजी अस्पताल के लिए भी एम्बुलेंस मिलेगी। अस्पतालों के लिए उपलब्ध थी और प्राइवेट अस्पतालों में भी जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत आते हैं, जिनकी संख्या लगभग 1000 है, उन अस्पतालों के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। काश भिंड में भी जिला प्रशासन एम्बुलेंस के इंतजाम करता, लेकिन पहले वो जांच करने बैठा। फौरन जांच हो गई। कह दिया गया कि मरीज के परिजनों का ठेला है, चाट टिक्की बेचते हैं, इसी ठेले में मरीज को हर महीने 2 महीने में लाते हैं। इसलिए जिस पत्रकार ने खबर की उस पर FIR दर्ज हो। आप इनके लड़का हो आप। शासन का पक्ष आपने सुन लिया सरकारी सील ठप्पे के साथ। पहले तो अब इस गरीब परिवार का घर देखिए। इसमें किसी कोने में आपको प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत, जीवन ज्योति, वृद्धावस्था पेंशन टाइप सारी सरकारी स्कीमें दिख जाएंगी। परिजन कहते हैं वैसे प्रधानमंत्री आवास की एक किश्त मिली है। ये भी बताते हैं कि धमकी दी गई है, बात नहीं मानेंगे तो बाकी सब रुक जाएगा। आयुष्मान कार्ड जब फोन लगाया था, जब वो गाड़ी नहीं आई है लेने को, जब मैं ठेला पे धर के ले गए, क्या करते? वो तो लेटरिंग बार बार कर रहे थे, तो क्या घर डाले क्या करते? यहाँ गांव में डॉक्टर नहीं है जी, ठीक है। वो भैया के उसकी मकान की फोटो खींच के ले गए। वो दादा को जो अभी एक किस्त मिली है, ये वो लोग आए, खाली कागज पे दस्तखत करवाया और गांव के दो एक लोग बुद्धे थे, वो बोलने लगे कि जुआ खेलते, झूठ मूठ बोलने लगे। तो उन लोगों ने सीधा बोल दिया कि कहना इस खाली कागज पे, पूरे कागज पे दस्तखत करो। इनसे कराया, हमसे भी कराया, भैया से भी कराया, तीनों लोगों से दस्तखत कराया। बाद में जाने क्या क्या लिखा, उन लोग चले गए। सरकार बता सही बता रहा हूँ। प्रशासन हमें भी ठेला पर आते कटा के। कितने दिन से जा रहे हैं आप ठेला से? 3 दिन से जा रहे हैं। खैर, अब एक और आंकड़ा देखिए। मध्य प्रदेश सरकार के अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान ने कुछ दिनों पहले सरकारी एम्बुलेंस का विश्लेषण किया था, जिसके मुताबिक राज्य के 52 जिलों में 606 एम्बुलेंस हैं, जिसमें 554 बेसिक लाइफ सपोर्ट और 52 एडवांस लाइफ सपोर्ट के साथ लगभग 509 स्क्वायर किलोमीटर और 1,20,000 की आबादी पर एक एम्बुलेंस है। इसमें भी लगभग 10% एम्बुलेंस मेंटेनेंस के नाम पर गाहे बगाहे सेवा में नहीं रहते। 108 पर एम्बुलेंस के लिए आए फोन का विश्लेषण करने पर पता लगा कि लगभग 25 से 30% मरीजों को एम्बुलेंस मिलती ही नहीं। हालांकि ये तस्वीरें दिखाकर सरकार ने दावा किया था कि प्रदेश में अब संचालित होने वाली 108 संजीवनी एम्बुलेंस की संख्या 1002 हो जाएगी और 1050 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस का संचालन होगा। खैर, हालात क्या हैं आप देख ही रहे हैं। चूंकि देश में अमृतकाल चल रहा है, इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार सब मामलों में हम पहली पायदान पर हैं। ऐसे में कोई अगर साइकिल, रिक्शा, कंधे पर, ठेले पर ले जाते हुए मरीजों को या शवों को दिखाएगा तो उस पर तो मामला दर्ज होना ही चाहिए।
बस एक बात समझ में नहीं आती कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का हम क्या करेंगे, जो कहता है कि अपने मरीजों को एम्बुलेंस दिलाने के मामले में हम पीछे ही नहीं, बहुत पीछे हैं। भिंड से अपने सहयोगी दिलीप और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। ऐसे ही मीडिया से रिपोर्टिंग खत्म होती जा रही है। बयानों को लेकर ही चैनल भर रहे हैं और अखबार छप रहे हैं। खबरों की पड़तालें कम होने लगी हैं, क्योंकि पता नहीं कब कौन एफआईआर कर दे, मंत्रालय ट्वीट कर दे कि पत्रकार की बुद्धि बहुत कम है, 250 ग्राम है कि 1.25 ग्राम है, पता नहीं। इस दौर में एक ही चीज सामान्य है और वो है यह तस्वीर। बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी कैदी जब जेल से बाहर आए तो उनका स्वागत फूल मालाओं से किया गया। बिल्किस बानो असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्हें लगता है कि इंसाफ का अंत हो गया है, मगर कई साल के बाद, कैद के बाद बाहर आए इन लोगों के स्वागत का अंत नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि अब बिल्किस जेलों में हैं और ये लोग आजाद। बिल्किस बानो केस में हत्या और बलात्कार के 11 अपराधियों को रिहा करने का फैसला जिस माफी कमेटी का था, उसमें 5 लोग बीजेपी से जुड़े थे। एनडीटीवी ने अपनी जांच में पाया कि कुल 10 लोगों की माफी टीम में 2 लोग बीजेपी के विधायक थे, 1 राज्य बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य और 2 लोग बीजेपी के सदस्य। हालांकि कमेटी में 2 विधायकों के अलावा बाकी 3 लोगों को सोशल वर्कर बताया गया है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।